साहब फॉर अ मोमेंट हमें ऐसा लगा कि ये जो तनाज़ा है, ये जो जंग है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में है और जो सेंटर स्टेज था वो अमेरिका ले रहा था। इसमें हमले और जवाबी हमले भी उन्हीं की जानिब से किए जा रहे थे और इसराइल खामोश था और काफ़ी बैक फुट पर नज़र आया जब ईरान का मामला समझा जाता था। लेकिन इस वक्त जब अमेरिका बैक फुट पर चला गया है तो इसराइल एक बार फिर से हमें सामने दिखाई दे रहा है, फिर से हमले कर रहा है। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये पहले दिन से ही वाज़ह था कि इसराइल इस सारे डायलॉग प्रोसेस को, जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, मीडिएट किया, बड़ी मुश्किल से सीज़ फायर किया, इसको स्पॉइल करना चाहता है। नेतन्याहू के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वॉर के, और वॉर भी ऐसी जिसमें वो विक्टिम बन सके, जो कि वो नहीं बना। क्योंकि अगर आज जंग ख़त्म हो जाती है रीजन में तो नेतन्याहू बिहाइंड द बार्स होगा। उसके ऊपर उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं और करप्शन के केसेस हैं, इसलिए जंग को उसने एक बनाया हुआ और रेडिकल्स की वो हमायत ले रहा है। इसके बावजूद टॉक्स होती रहीं और अब जब टॉक्स बिल्कुल एंटर हो रही थी तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह शुरू में ईरान ने अपने जितनी भी डिमांड्स रखी थी उनमें से लेबनान में या हॉलिस्टिक सीज फायर की बात की थी, मगर इसराइल ने वो सीज फायर नहीं किया। शुरू में अमेरिका ने एक इंजीनियर किया सीज फायर इसराइल और लेबनान के दरमियान, मगर वो कामयाब ना हो सका और इसराइल ने अपनी हरदर्मी पे कायम रहा और सदरन लेबनान में वो कत्लो गारत करता रहा। लिहाजा ईरान को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अब जब ये प्रोसेस था, जिस तरह भी आपने खुद फरमाया कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल डील के नज़दीक पहुंच गए थे और दोबारा ये स्कैटल करने की कोशिश की गई है, और ट्रंप ने खुद कहा, अपने अनाउंसमेंट में कहा कि मैं इसराइल को रेस्ट्रेंट का मशवरा दूंगा नेतन्याहू को, मगर वहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। उसका इससे क्या नज़र आता है कि जो ट्रंप का है कंट्रोल वॉर पे वो ख़त्म हो रहा है और कंट्रोल जो है इसराइल के हाथ में जा रहा है। हालांकि अमेरिका अगर इस वॉर में न्यूट्रल हो जाए तो इसराइल अपना डिफेंस नहीं कर सकता। राइट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर इसराइल ईरान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसका हरगिज़ हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। एक जानिब स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है इसराइल और दूसरी जानिब अपना किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है एक खित्ते में अमन का जो मिशन है उसे आगे लेकर चलने के लिए, जिसमें बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बार फिर से हमें ईरान के दौरे पर नज़र आए और उनकी मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हुई, उन्होंने पैगाम भी पहुंचा दिया जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका। तो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि बुध तक हतमी मुआहिदा हो सकता था और फिर बीच में ये सब कुछ हो गया, तो क्या अब हम ये समझें कि अब मुआहिदा इस हफ्ते तो नहीं होने जा रहा, आगे ये पोस्टपोन हो गया है, या फिर मामलात बेहतरी की तरफ दोबारा वापस जा सकते हैं, दोबारा टेबल टॉक्स पर आ सकते हैं? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो एक पीस मेकर का, अमन का पैगाम लेके चल रहा है। जिस दिन से वॉर शुरू हुई है पाकिस्तान ने इस अपने प्रोसेस को, जिसको हम फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन कहते हैं, बड़ा खुश उसलूबी से निभाया है। और इसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर, सब ने पार्टिसिपेट किया। मगर एक चीज़ का इन्होंने बहुत ख्याल रखा कि दोनों स्टेट्स के दरमियान अब वो रोल तो प्ले कर रहे थे मगर अपनी क्रेडिबिलिटी और न्यूट्रलिटी को कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। इसके वजह से हमें किसी चीज़ का कोई खबर नहीं मिलती, मगर हम खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमैटिकली इसको मूव कर रहे हैं। अभी जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब तेहरान में है तो नेचुरली वो एक कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके गए और उनकी कोशिश होगी कि रेस्ट्रेन हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यही स्टैंस है और कोशिश है। मगर दूसरी तरफ देखें, आपने खुद कहा कि एक ईवल का रोल हमें नज़र आता है। नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर का रोल ऑप्ट कर चुका है। उसने पहले गाजा में जेनोसाइड किया, अब वो लेबनान में करना चाहता है, उसके पास और कुछ नहीं है। और हम चाहें या ना चाहें, अमेरिकन चाहें या ना चाहें, मगर वो अमेरिका इसके साथ खड़ा है। अगर अमेरिकन सेप्टर्स इसराइल को अवेलेबल ना हो तो इसराइल का जो डोम है और बाकी जो एरो है और दूसरे मिसाइल सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर रहा है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लिहाजा ईरान की कैपेबिलिटी है और ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या अपने अलाइज को तो डिफेंड करना है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो और अब यमन का भी। हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इसराइल ने दहशतगर्दी बहुत बढ़ाई सदरन लेबनान में, तो ईरान ने पहले उसको रोकने की कोशिश की, फिर इन्होंने अमेरिकन को कहा, हम लोगों ने भी इसकी कोशिश की, मगर उसके साथ साथ ईरानी लीडरशिप ने ये भी मैसेज दे दिया कि अगर अब वॉर स्टार्ट हुई तो हम वॉर को सिर्फ
गल्फ में लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम इसको इंडियन ओशन तक ले जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ मंदेब और हर जगह से हम फिर अपने हदफ पे हमला करेंगे। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अमेरिकन और इसराइली और जो बेसिस हैं या उनके जो सिटीज हैं या उनके लोग जो हैं वो उनके टारगेट होंगे। तो अब ये अलार्म आ रहा है जिसको ट्रंप भी समझते हैं, इसलिए ट्रंप को एम्फसाइज कर रहे हैं कि इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए, मगर इसराइल की कोशिश एस्केलेट हो। अगर अमेरिका आज न्यूट्रल हो जाता है तो इसराइल का यहाँ पे डिफेंड करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बाबुल मंदब की भी आपने बात की, आपको क्या लगता है ये थ्रेट जो है ये कितना जेन्युइन है? क्योंकि हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला थ्रेट तो जो पहले से कई सालों से कई दहाइयों से मौजूद था, जब वो अमल में आया तो पूरी जो है उसकी जो वेव्स है, उसके जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं। बाबुल मंदब की सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? सेम होगा जी कि अगर आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया जो है इस वॉर की वजह से अफेक्टेड है, ना कि सिर्फ ईरानी इसराइलीज या गल्फ स्टेट बल्कि पूरी दुनिया, आपने दुरुस्त फरमाया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जब आप उस साइड पे ले जाएंगे इंडिया को और वहाँ पे मतलब ये इसको इंडियन ओशन में, तो नेचुरली बाबुल मंदल पे जब ये डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी तो फिर तो फर्दर आपको इकोनॉमिक मेल्टडाउन नज़र आएगा और पूरा जो है मिडल ईस्टर्न ऑयल या ट्रेड जो है वो वहाँ से रुक जाएगी और सबसे बड़ा फैक्ट्री उसका मिडल ईस्ट के साथ यूरोप भी होगा। तो लिहाजा उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए और वहाँ पे ईरान की अलायंस की कैपेसिटी है वहाँ पे रेजिस्ट करने का हूथीज़ के थ्रू। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि तकरीबन 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई वाज़े फाते नहीं बन सका इस जंग के अंदर। दोनों जो फरीक़ैन हैं वो विन विन सिचुएशन चाहते हैं, टेबल पर आने के लिए भी उन्हें अपनी आवाम को डेफिनेटली जवाब देना है और दोनों को ये चाहिए कि वो ये साबित कर सके कि वो एंड तक खड़े रहे और मुकाबला करते रहे और वो जो है वो अपर हैंड पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, अभी मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगी कि इस बुध तक सदर ट्रंप कह रहे थे कि माहिदे पर दस्तखत होना थे और जो विजिट्स हैं मोहसिन नकवी साहब के वो भी इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं जो हम पैगामात जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस वीक में ये माहिदा हो जाएगा इन स्पाइट ऑल दिस? ये जो स्पॉयलर्स जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं, इसराइल जो अपना किरदार अदा कर रहा है उसके बावजूद? देखिए माहिदा तो नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं क्योंकि ईरान ने अमेरिका की काफ़ी हद तक चीज़ें मान ली हैं जिसको आप न्यूक्लियर डील कह सकते हैं। न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो उन्होंने उस वक्त ही खोलने का ऐलान कर दिया था और टोल ना लेने का, जिस वक्त आसिम मुनीर साहब ने विजिट किया तेहरान में और उनके कहने पे और रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये कर दिया। मगर उसके साथ जो लॉकेट है अमेरिकन का उसने काफ़ी ईरान को नुकसान पहुँचाया। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें मई में मार्च के कंपैरेटिवली 84% ईरान की जो ऑयल ट्रेड है वो अफेक्ट हुई है और उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। तो लिहाजा अमेरिकन को भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं और अगर आप ये मुआहदा हो जाता है तो आपने कहा जिस तरह दुरुस्त कहा कि इस वॉर में कोई विनर नहीं है, बोथ साइड्स आर ईदर लूजिंग। अच्छा, मगर इसमें ईरान का जब भी मुआहदे के करीब जाने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी स्पॉयलर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं इसराइल कूद पड़ता है और कभी वो खुद इब्राहिम रिकॉर्ड जैसी बात कर देते हैं। आपको लगता है सिंसेरिटी मौजूद है अमेरिका की जानिब से इस मुआहदे को लेकर? देखिए अमेरिका में भी सिंसेरिटी है, ईरान में भी सिंसेरिटी है, मगर बोथ साइड्स की जो लीडरशिप है वो अपनी सेइंग में फंस चुके हैं, उनको अपने आवाम को बताना है। और मगर ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो उनका एक उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, वो एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ कहते हैं, वो क्विक सोल्यूशन की सर्च में है और वो सोल्यूशन जो उनको मिड टर्म इलेक्शन में भी कामयाबी दिलवा सके जो कि उनको नहीं मिल रहे। उनकी सारे फोकस था वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे डिक्टेट करना इनको नेटो कंट्रीज के स्मॉलर पार्टनर्स को, मगर ही फेल टू रियलाइज कि ईरान की एक अपनी स्ट्रेटजी है और इस मिट्रिकल वॉरफेयर में हमेशा बड़ी पावर जो पॉलिटिकली मिलिट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होती है वो भी ड्रैग इन इस तरह हो जाती है कि उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं और इस वक्त ट्रंप को की कंफ्यूजन का हम ये नजर आ रहा है। दूसरा ईरानियन भी कोई ऐसी मूव नहीं करना चाहते कि उनके नेशनलिस्टिक फोर्सेस उनकी गवर्नमेंट को टारगेट करे क्योंकि उन्होंने जीती अगर नहीं है तो हारी भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, इस तक सिचुएशन में मीडिएटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खित्ते में अमन का मिशन जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो लेकर चल रहा है, ये मुआहिदा जल्द कराने की कोशिश कर रहा है, तुम देखते हैं कि हम दुआ गो हैं बल्कि कि ये जो मुआहिदा है जल्द से जल्द हो जाए क्योंकि पूरे रीजन के लिए वॉर मजीद चलती हुई बेहतर नहीं है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।